हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, लगातार मैं आपको आजकल जीके की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। आज है पार्ट 61 और इसमें भी सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का हम अध्ययन करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक मैंने जो आपको दिया था भाग 60, उसमें हमने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री देखी थी। उसमें हमने एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यूज देखे थे, जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का पेपर था एमए फाइनल ईयर का। आज भी दोस्तों इसी तर्ज पे हम देखेंगे मिडिवल इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यूज को, जो कि हमारा एमए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें मिडिवल हिस्ट्री के कहने का मतलब मध्यकालीन जो भारत है वहाँ के जितने भी की पॉइंट वाले क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बने हैं इस पेपर में, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में पीसीएस प्री में, लोअर पीसीएस प्री में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों एक क्वेश्चन का करेक्शन करना चाहूंगा, जो मैंने भाग 60 दिया था आपको जीके का। उसमें मैंने बोला था कि अशोक के किस शिलालेख में ये बोला गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, जो कि मैंने 5वां बता दिया था आपको। ठीक है, उसको आप प्लीज क्लियर कर लें, करेक्ट कर लें। वो पहला होगा। अशोक के पहले शिलालेख में ये बोला गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें, ठीक है, ना कि 5वां, पहला शिलालेख है। तो इसको आप प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। ये भाग 60 में ये त्रुटि हो गई थी। चलिए आज देखेंगे भाग 61। बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। इसके साथ जो हिंदी की टेस्ट सीरीज आ रही है, उत्तराखंड जी की टेस्ट सीरीज, परीक्षा मांगी महाकुंभ में, तो जरूर गोते लगाना है। ये मान के चलो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे आगामी परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री के राइटर कौन है। ठीक है, तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये लिखी है डीडी कौशाम्बी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है, देखिए, निम्न में से किस पूर्व मध्यकालीन पांड्य शासक को पांड्यों की शक्ति पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। तो कौन था शासक जिसने पांड्यों की शक्ति को पुनर्जीवित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मारवर्मन अवनीशूलामणि। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मारवर्मन अवनीशूलामणि ने पांड्यों की शक्ति को पुनर्जीवित किया था। नेक्स्ट है, देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है आपके वनडे एग्जाम्स में भी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, या राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्र शाखा जो बनी थी उसका संस्थापक कौन था, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ राष्ट्रकूटाज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दंती दुर्ग। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, दंती दुर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि पुलकेशिन प्रथम किस वंश से संबंधित था। तो पुलकेशन जो हमारा था राजा, वो हमारा चालुक्य वंश का राजा था। ठीक है, पुलकेशन प्रथम के बाद पुलकेशन द्वितीय आता है, जिसने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। ये क्वेश्चन भी हमेशा बनता है कि किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। तो ये पुलकेशन द्वितीय था, जबकि पुलकेशन प्रथम ने ही चालुक्य वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम की संज्ञा किसने दी है। तो किसने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इतिहासकार मिन्हास उल सिराज। तो मिन्हास उल सिराज ने इसको द्वितीय हातिम की संज्ञा दी है। ठीक है, हातिम आपने देखा होगा ना, बचपन में हम नाटक देखते थे। हातिम एक हमारी देखा जाए तो कहानी पर बेस्ड कैरेक्टर होता है, जो कि 7 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जाता है और वो फाइनली 7 सवालों के जवाब ढूंढ भी लेता है। तो यही इसी हातिम से तुलना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, किसने, मिन्हास उल सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान के राज्यारोहण की जो अवधि है वो क्या है। तो रजिया सुल्तान आप सभी को पता होना चाहिए, दिल्ली जो सल्तनत आया, या बोल सकते हैं भारत में जो राजवंश थे उसमें पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। और रजिया सुल्तान का जो राज्यारोहण हुआ था 1236 में हुआ था और 1240 तक ही रह पाई है। ठीक है, अमीर जो थे, तुर्क अमीर जो थे, उन्होंने इसको हटा दिया बाद में जालसाजी करके, क्योंकि बहुत सी प्रथाओं को इसने हटा दिया था, जैसे कि महिलाओं के बुर्के प्रथा को इसने ख़त्म कर दिया था। तो इस वजह से थोड़ा क्या हो गया था, कंट्रोवर्सी। और इसका एक सेनापति भी था जिसके साथ मतलब कुछ ऐसे इसके संबंध रहे, जिस वजह से भी जो तुर्क लोग थे, अमीर तुर्क थे, उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया सत्ता से। ठीक है, याकूब, आपने रजिया सुल्तान मूवी भी देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी है, तो वहाँ पे इस घटना का पूरा जिक्र है उसमें। तो रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी, 1236 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उलूग खां की उपाधि निम्न में से किस सल्तनतकालीन शासक को दी गई थी। तो देखिए, उलूग खां की उपाधि मिली थी ग्यासुद्दीन बलबन को। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। नासरुद्दीन महमूद जो था ना, जब वो शासन में होता है तो उसने हमारा ग्यासुद्दीन बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, सेनापति भी बनाया था। बाद में बलबन फिर उसको ही पेल देता है और खुद बन जाता है राजा।
है ना। तो ऐसा ही होता रहा, सल्तनत काल की बात करें या मुगल काल में, सत्ता का हमेशा क्या रहा, संघर्ष रहा। बच्चा अपने बाप को ही मार देता था राजगद्दी के लिए। ये हम मुगल काल में भी देखते हैं, शाहजहाँ के टाइम पीरियड पे भी देखते हैं कैसे उसको बंदी बना देते हैं, हमारा उसका पुत्र वगैरह औरंगजेब के साथ जो रहती है कौन-सी दारा सिकोह वाली। तो सभी घटनाएं इतिहास में ऐसी देखने को मिलती है हमेशा। तो गयासुद्दीन बलबन ने भी वही किया। वहाँ बेचारे नासिरुद्दीन महमूद ने उसको अच्छी खासी उलूग खां की उपाधि दी थी और बलबन ने अपना ही राज स्थापित कर दिया था। खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। खिलजी वंश, देखिए दिल्ली सल्तनत के जो वंश है ना, उनका स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनता है। खिलजी वंश की बात करते हैं तो खिलजी वंश की स्थापना की थी किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब थोड़ा देख लीजिए, देखिए वैसे एक ट्रिक है इनको याद करने की, जीकेटी को सलाम है और जीजा का टकला साला, बहुत सी ट्रिक है, ठीक है, जिनसे आप दिल्ली सल्तनत को याद कर सकते हैं। जीकेटी के मतलब सबसे पहले गुलाम आया, फिर के से खिलजी आया, टी से तुगलक आया, फिर उसके बाद सैयद वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत के हमारे वंश हैं, या जीजा का टकला साला भी है, उससे भी आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है हमारा 1206 में स्थापित होता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1290, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे खिलजी वंश की बात हो रही है तो 1290 से लेकर हमारा खिलजी वंश रहेगा भैया कहाँ तक? 1320 तक। 1320 से हम आगे जाते हैं 1414 तक, हो गया हमारा रहेगा कौन सा? तुगलक वंश, ठीक है। 1414 से 1451 तक हमारा रहेगा भाई फिर सैयद वंश, ठीक है। उसके बाद हमारा अंतिम वंश रहता है 1526 तक, उसका नाम है लोधी वंश। तो ये हमारे दिल्ली सल्तनत के वंश हैं। तो खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था इसको उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वाली जो मूवी थी आपने देखा होगा, उसमें जो कि हमारा रणबीर कपूर वाली, रणबीर सिंह था उसमें खिलजी आई थिंक, ठीक है। अमीर खुसरो ने किस शासक को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा कहा है? तो अमीर खुसरो भैया दिल्ली सल्तनत का एक महान कवि था उस टाइम पीरियड का, और अमीर खुसरो ने ये स्टेटमेंट दी थी किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इनके ऑप्शन 20 का सही उत्तर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए, राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी निम्न में से किस राज्य से? देखिए कभी मूवी देखने का फायदा भी मिलता है। जिन लोगों ने पद्मावती मूवी जो थी वो देखी होगी तो निश्चित ही बेनिफिट मिला होगा इसका, ठीक है। उसमें कुछ घटनाएं जो इतिहास से संबंधित हैं, और ये रानी जो हमारी पद्मिनी थी रतन सिंह की वाइफ, वो मेवाड़ से थी, है ना। तो जौहर दिखाया गया इस फिल्म में, कैसे मेवाड़ की रानियाँ जौहर करती हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो देखिए वंशों की स्थापना बहुत जरूरी है जानना, सल्तनत काल में या मध्यकालीन भारत में, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और खिलजी वंश की स्थापना हम देख चुके हैं अभी। अब बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर था इसका। अगला देखिए, किस तुगलक वंश के शासक को गाजी मलिक भी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए गाजी मलिक की उपाधि, और ये मिली थी गयासुद्दीन तुगलक को ही, जिसने स्थापना की थी ना तुगलक वंश की, इसी को गाजी मलिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किस इतिहासकार का है? बहुत अच्छा है, देखिए तो देखिए आप सभी जानते हैं तुगलक डायनेस्टी का एक किंग हुआ जिसका नाम था भाई मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था अपने टाइम पीरियड का, लेकिन डिसीजन कुछ ऐसे गलत टाइम पे लिए कि उनका प्रतिफल इसको मिला बहुत बुरा। तो इस वजह से दोस्तों इसको पागल बादशाह की भी उपाधि दी गई, ठीक है। लंपट मूर्ख बादशाह या पागल बादशाह इसको कहा जाता है सल्तनत काल का। तो इसीलिए दोस्तों बर्नी ने भी कहा है, जियाउद्दीन बर्नी ने स्टेटमेंट दी है कि जब ये राजा मरा तो उस दिन प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, ठीक है। ये कथन था किसका? जियाउद्दीन बर्नी का। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ ऐसे काम जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो उसकी किरकिरी हुई, तो वो काम थे जैसे कि सबसे पहले दोआब कर में वृद्धि की इसने। दोआब कर में वृद्धि मतलब गंगा यमुना का जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था वहाँ पे अकाल पड़ रहा था। अकाल के टाइम पीरियड पे क्या किया इसने? दोआब कर में बढ़ोतरी कर दी, यानी कि टैक्स इंक्रीज कर दिया। भैया जनता में असंतोष फैल गया। दूसरा स्टेप इसने क्या किया? तांबे की प्रतीकात्मक मुद्राएं चला दी, सांकेतिक मुद्राएं। इससे क्या हुआ? लोग घरों में तांबे की जो मुद्राएं वो छापने लगे, ढालने लगे। छापना नहीं, ढालना बोलेंगे उसको टकसाल में। इसके बाद तीसरा जो डिसीजन था इसका राजधानी स्थानांतरित करने का, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद जो था
तो उसमें क्या हुआ भैया, दिल्ली में हमारा बन बनाया, वहाँ पे सब चीज़ था। अब एक नई राजधानी स्थापित होती तो उसमें एक्सपेंसेस होते हैं ना, खर्चा वगैरह लगता है, सभी चीज़ें तो बनेंगी, वहाँ पे दरबार बनेगा और चीज़ें भी बनेंगी, किले बनेंगे, तो जितना कोस था वहाँ खाली कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं क्या विरोधाभास का मिश्रण रहा ये राजा, ठीक है। तो इसीलिए इसको पागल बादशाह कहते हैं। और भी बहुत से डिसीजन थे, जैसे कि दक्षिण विजय में ज़्यादा इन्वॉल्व होना और पूरा राजकोष खत्म कर देना, बहुत चीज़ें थी इसके बारे में। लेकिन एक ही काम इसने अच्छा किया। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे उल्लेखनीय कार्य कौन सा है, कभी क्वेश्चन बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे उल्लेखनीय कार्य था दोस्तों, इसने क्या किया, किसानों के लिए एक विभाग बनाया, दीवान कोही, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान और कोही की स्थापना की इसने, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन शासक अपनी अव्यावहारिक योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो नो डाउट मोहम्मद बिन तुगलक। विच रूलर इज फेमस फॉर हिज इम्प्रैक्टिकल प्लान्स, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। मैं बता चुका हूँ कौन कौन से प्लान थे इसके, हालांकि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था ये। कभी भी क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश का सर्वाधिक दार्शनिक या पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अब कन्फ्यूज मत हो जाना एग्जाम में कि यार ये तो पागल था, ये तो हो ही नहीं सकता, यही था। ज़्यादा पढ़ा आदमी भी पागल हो जाता है, इसलिए लिमिटेड पढ़ें, अच्छा पढ़ें एग्जाम क्रैक करने के लिए, रात दिन किताबों में भी ना डूबे रहें, ठीक है। किस तुगलक शासक ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए 1200 फलों के बागान लगाए, तो देखिए फलों के 1200 बागान विकसित किए थे हमारे फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। सिंचाई का भी सबसे ज़्यादा बड़ा जाल इसी के टाइम पे फैलता है, ये भी ध्यान रखना है। सरकी राजवंश का संस्थापक कौन था, देखिए सरकी राजवंश की स्थापना हुई थी जौनपुर के निकट, और सरकी राजवंश स्थापित किया था मलिक सरवर ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, मलिक सरवर। नेक्स्ट है, देखिए, भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो देखिए इनमें से दिए गए विकल्पों में कौन सा अफगानी था भाई, तो बहुत सिंपल है, लोदी वंश हमारा जो है, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी, और बहलोल लोदी जो था भैया अफगान था वो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तैमूर ने आक्रमण के बाद वतन वापसी में निम्न में से किसे भारतीय क्षेत्र का अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तैमूर लंग की मैं बात करता हूँ ना, आप सभी ने पढ़ा है तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था भारत में वो 1398 हुआ था, बहुत सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के ब्रह्मपुर राज्य पे तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, तो फिर हमारा आंसर हो जाता है 1399, और 1399 ही सही है, मैं पहले बता रहा हूँ क्यों। देखिए 1398 में उसने भारत पे आक्रमण किया तैमूर ने, और हमारा हरिद्वार का जो ब्रह्मपुर क्षेत्र था यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तैमूर को हो गया था जनवरी 1399, इसलिए हम अपना आक्रमण उत्तराखंड वाला परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बनेगा तो 1399। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इसका तैमूर के आक्रमण का सन पूछा जाएगा तो 1398, क्लियर। एंड तैमूर के आक्रमण के बाद जो तैमूर ने आक्रमण किया था, वतन वापसी जाते जाते उसने बोला भैया खिलजी खान तू अब दिल्ली सल्तनत पे बैठ, मैं चला अपने देश को। तो यहाँ पर स्थापना होती है सैयद वंश की, फिर 1414 की बात है, ठीक है। तो खिलजी खान ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी, और खिलजी खान को ये गद्दी दिलाने में विशेष भूमिका रही थी तैमूर लंग की। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया, तैमूर लंग ने खिलजी खान सैयद को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत के प्रथम युद्ध का वर्ष कौन सा है, तो ये तो बहुत सिंपल है, पानीपत का प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों युद्ध याद होने चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें लोदी वंश का पतन हो गया और भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी, और ये वर्ष था ऐतिहासिक 1526, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज तुलुगुमा, तुलुगुमा क्या था भाई मध्यकालीन भारत में, तो तुलुगुमा था मध्यकालीन भारत में एक युद्ध की नीति थी ये, ठीक है, अ वॉर पॉलिसी। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो तुलुगुमा थी एक युद्ध की नीति। नेक्स्ट देखिए, हु वर उस्ताद अली खां एंड मुस्तफ़ा इन बाबर्स आर्मी, तो बाबर की आर्मी में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा कौन थे, तो ये दोनों ही बहुत ही एक्सपीरियंस क्या थे यहाँ पे, तोपची, ठीक है, यानी कि जो तोप। देखिए बाबर ने भारत में जो विजय प्राप्त की या पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के विजयी रहने का कारण यह था, बाबर ने बड़े पैमाने पर तोपों का प्रयोग किया था इस युद्ध में, ठीक है। तोप चलाई थी बहुत सी, और ये ट्रेडिशनल तरीके से लगे रहे थे उसमें, वही हाथी घोड़े सैनिक, वहाँ से तोप का गोला आ रहा है भैया बारूद के साथ, फिर कहाँ बच पाएगा आदमी, है ना। तो तोपची जो थे हमारे बाबर की सेना में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इनका संबंध था हमारा ऑप्शन डी से। नेक्स्ट देखिए, हरिहर बुक्का के द्वारा 1336 में स्थापित संगम राजवंश किस नदी से संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य या संगम राजवंश भी इसको कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य दोस्तों ये बसा हुआ था तुंगभद्रा नदी के किनारे पे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, तुंगभद्रा। देवराय प्रथम
किस राजवंश से संबंधित है? तो देवराय प्रथम का जो संबंध है दोस्तों, ये देवराय होगा, यहाँ पे देवराज आ गया है, ऊपर देवराय है देखिए इंग्लिश में। देवराय फर्स्ट बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, संगम डायनेस्टी। ओके, संगम वंश का था देवराय प्रथम। अगला देखिए, रेहला किस विदेशी यात्री से संबंधित है? तो रेहला नामक देखिए पुस्तक लिखी थी किसने? इब्न बतूता ने। ऑप्शन 20 में सही आंसर है। इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे आया था। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को नामक कंट्री का। ठीक है, इसी ने लिखी थी इब्न बतूता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकाल में संगम राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अभी देखिए, संगम राजवंश का संस्थापक पूछ लिया विजयनगर का, हरिहर बुक का। अब पूछ रहा है कि संगम राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हमारा विरूपाक्ष द्वितीय। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, विरूपाक्ष द्वितीय। अगला देखिए, तेलुगु ग्रंथ हरविलासम के रचनाकार कौन है? देखिए बहुत ज़्यादा फेमस एक रचना है हरविलासम, एंड इसके राइटर है श्रीनाथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, श्रीनाथ। नेक्स्ट देखिए, विदेशी यात्री निकोलो डी कोंटी किस देश से संबंधित था? तो निकोलो डी कोंटी देखिए क्वेश्चन बनता है, जो भी विदेशी यात्री आए, मेगास्थनीज की मैं बात करूँ, वेनसांग है, फाइयान है, इत्सिंग है, निकोलो डी कोंटी है, इब्न बतूता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, तो निकोलो डी कोंटी था हमारा इटली का। ऑप्शन 20 में सही आंसर है, इटालियन था ये। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य में प्रजा से न्यूनतम भू राजस्व कितना निर्धारित था? देखिए क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश करें। न्यूनतम पूछा जा रहा है यहाँ पे, यानी कि मिनिमम लैंड रेवेन्यू कितना था विजयनगर एम्पायर में? एंड द राइट आंसर इज 1/6। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, 1/6 भाग। न्यूनतम, अधिकतम 1/3 था, न्यूनतम 1/6 था, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए बहमनी साम्राज्य भी महत्वपूर्ण है। तुगलक वंश जब भारत में चल रहा था ना, बहुत से हमारे जो सत्तारूढ़ उसमें बोल सकते हैं जो जागीरदार थे या सामंत वगैरह थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। बात करूं मैं, देखिए अभी विजयनगर साम्राज्य की बात की हमने, 1336 मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा था भाई। और वहीं बहमनी साम्राज्य की बात करते तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई 1347 में, और इसको स्थापित किया था हसन गंगू ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऐसे हमने अभी सरकी वंश देखा, एक जगह जौनपुर में सरकी वंश चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से वंशों का उद्गम हो रहा था, और मोहम्मद बिन तुगलक हमारे किस में बिजी थे? राजधानी बनाने में, ठीक है, या अपना अन्य नीतियां बनाने में। तो ये चीज़ें हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको याद रखना है। तो बहमनी साम्राज्य 1347, हसन गंगू संस्थापक। विजयनगर साम्राज्य से भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, मध्यकालीन भारत में सहना एक पील क्या था? सहना एक नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। सहना ए पील जो था दोस्तों, ये हस्तदल का अधिकारी था। हस्तदल, हस्त मतलब हाथी, हाथियों का जो विभाग था ना, उसका सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था सहना ए पील, यानी कि हाथियों से संबंधित। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मसाहत क्या है भाई? तो मसाहत जो था मध्यकालीन भारत में, ये हमारा था भूमि की नापजोख, यानी कि भू पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। भू पैमाइश या भूमि पैमाइश, कभी भूमाप आ जाएगा, कभी भूमि पैमाइश से क्वेश्चन बन जाएगा, तो दोनों चीज़ याद रखना आपने। भूमि की मापन करना ही मसाहत कहलाता था मध्यकालीन भारत में। सरकी का अभिप्राय क्या है? जो सरकी वंश की अभी बात कर रहे थे हम, तो सरकी वंश उत्तर क्षेत्र में यानी कि उत्तर भारत में स्थापित एक वंश था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नो डाउट ऑप्शन सी, उत्तर क्षेत्र। अगला देखिए, जौनपुर के किस शासक को संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध राग हुसैनी, कान्हा और लोरी के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए जौनपुर का एक शासक, वही हम बात करें सरकी वंश की, जौनपुर का जो शासक है दोस्तों, ये बहुत संगीत से प्रेम करता था और इसका नाम था हुसैन शाह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हुसैन शाह। ठीक है, इसी के टाइम पे प्रसिद्ध राग हुसैनी, देखिए यहीं से कनेक्ट हो जाता है कभी कभी आंसर। राग हुसैनी बनाया तो भाई हुसैन ने ही बनाया होगा, है ना, अपने नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जौनपुर की सरकी शैली के स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? तो सरकी शैली के स्थापत्य में जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है हमारी अटाला देवी की मस्जिद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अटाला देवी मॉस्क्यू जो है वो सबसे ज़्यादा अनुपम उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, 21 अप्रैल 1526 बाबर की सेना का पानीपत के युद्ध में किससे संघर्ष हुआ? तो नो डाउट बहुत सिंपल है, अभी ऊपर भी आ गया क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं का आपस में सामना होता है इसमें। हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, तो हुमायूं का जन्म कहाँ पे हुआ था? एंड इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, काबुल में हुआ था हुमायूं का जन्म।
ठीक है, काबुल में। अगला क्वेश्चन बोलता है, हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो भाई देखिए, हुमायूं की जीवन की बात करें, काबुल में जन्म होता है हुमायूं का, और उसके बाद बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, हुमायूं को गद्दी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हुमायूं को जैसे गद्दी मिलती है तो सबसे पहले जो हुमायूं की जीवन का टर्निंग पॉइंट आता है, तो शेरशाह सूरी उस टाइम पे रिजल्ट पे क्या करते हैं, यहाँ पर हुमायूं से युद्ध कर देता है। बहुत से युद्ध होते हैं, इनमें चौसा का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज के युद्ध के बाद तो भाग ही जाता है हुमायूं देश छोड़ के। ठीक है, बिलगिराम का युद्ध भी बोलते हैं उसको। उसके बाद देखिए बहुत टाइम तक, यानी कि कन्नौज युद्ध जो होता है 1540, तब से लेकर 1555 तक हुमायूं निर्वासित रहता है इस क्षेत्र से, यानी कि भारत में रहता ही नहीं है वो। ठीक है, और उसके बाद जैसे 1555 में वापसी करता है हुमायूं, तो 1555 में ही क्या होता है कि पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर, दीन पनाह नामक जो पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है सिर में चोट लगने से। यानी कि हुमायूं के जीवन का अधिकांश भाग क्या रहा, निर्वासन में ही रहा, वनवास में रहा, मतलब सत्ता का सुख नहीं भोग पाया वो। बहुत से स्ट्रगल देखे उसने। इसी स्ट्रगल के बीच में अकबर का जन्म वगैरह भी होता है। तो इसी वजह से इतिहासकार हमारा जो है लेन पुल ने बोला है भैया कि हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाते रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शेरशाह के पिता का नाम क्या था? तो शेरशाह देखिए जिसने सूर्यवंश की स्थापना की थी, तो शेरशाह के पिता का नाम था भैया हसन खां। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है, हसन खान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे, किस युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित होकर निर्वासित हो गया? आ गया ना क्वेश्चन। तो देखिए हमारा जो कन्नौज का युद्ध था, ऑप्शन डी। ठीक है, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। इस युद्ध को हमारा बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हुमायूं क्या होता है, पराजित हो जाता है और देश छोड़कर भाग जाता है। और वहीं कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं ने खोया हुआ साम्राज्य वापस पाया था? तो हुमायूं ने खोया हुआ साम्राज्य वापस पाया था मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद। मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध भी बोलते हैं इसको। इसके बाद इसने वापस तो पाया साम्राज्य, लेकिन ज़्यादा दिन सत्ता सुख नहीं भोग पाया और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मर गया ये। ठीक है, अल्पायु में तो तभी हमारा अकबर बनता है ना फिर राजा, 1556 में अकबर का राज्याभिषेक होता है। और जैसे ही अकबर राज्याभिषेक के लिए जाने वाला होता है, तो उस समय हमारा दिल्ली सल्तनत पे हेमचंद्र विक्रमादित्य अधिकार कर लेता है। मध्यकालीन भारत की मैं बात करता तो एकमात्र जो प्योर हिंदू राजा था कौन था? तो वो हेमू था। जो आप पढ़ते हैं ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है फिर अकबर और हेमू के बीच में, वो हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य था, जो कि विशुद्ध रूप से हिंदू राजा था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी अगर इतिहास पढ़ते हैं तो फिर इतिहास के लेक्चर तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आई थिंक 40वां क्वेश्चन मिस हो गया इसमें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 40वां क्वेश्चन इसमें था कि अकबर के शासनकाल में जो सूबे थे उनकी संख्या कितनी थी? अकबर के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो अकबर के काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 15, है ना, 15 थी। और औरंगजेब का टाइम पीरियड आते आते इन प्रांतों की संख्या हो गई थी 21। ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो दोस्तों ये था जीके टेस्ट पार्ट 61। आशा करता हूँ आपने बहुत से क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया होगा इसमें। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी? किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, जो मैंने पार्ट 60 दिया था, पार्ट 60 में जो क्वेश्चन गलत हुआ था उसको करेक्ट कर लें। सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, ये अशोक के पहले शिलालेख में बोला गया है। ठीक है, मिलेंगे आपको जल्दी। चैनल पे जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा है उनको फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक यूकेजी के टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज, और कोई भी अभी देखिए मैं कुछ पेपर वगैरह भी आपको करवाऊंगा। टाइम मिलते ही मैं आपको फिर कुछ मॉडल पेपर देने की कोशिश करूंगा, तो उनको भी आपने फॉलो करना है, जो आपका 24 अक्टूबर कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।